बच्चों आज हम आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट ले रहे हैं, पावर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसीलिए हम ये एसएस का ये इतना इजी चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में से ही कवर कर रहे हैं। इसमें चैप्टर में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं समझाऊंगी, आ जाएगा। इस चैप्टर में मैं आपको टेक्स्ट में से ही पढ़ाऊंगी और मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो टिक कराऊंगी, अंडरलाइन कराऊंगी, और आपको वो एज अ नोट्स लिखनी है जैसे हम लिखते हैं पॉइंट्स, पर इसमें हम डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से ही पॉइंट्स ले लेंगे चैप्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। चैप्टर 3 पावर्टी एज अ चैलेंज, ये है आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 और आज है हमारा लेक्चर नंबर 144। ठीक है, सो ये है लेक्चर 144। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पावर्टी एज अ चैलेंज, कि भाई पावर्टी किस तरह से हमारे लिए हमारे इंडिया के लिए कैसे वो चैलेंज है, क्यों हमारे लिए पावर्टी एक चैलेंज की तरह है। तो देखो बहुत सालों पहले की बात है, ठीक है, जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर आज क्या हो गया है, मतलब सोना रहा ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ चिड़िया रह गई है, कोई सोना रहा नहीं है। मतलब इंडिया पुअर मतलब काफ़ी जो है पावर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में। अगर मैं आपको बोलूँ आप पावर्टी को कैसे डिफाइन करते हो, तो पावर्टी जब आपके पास ना फूड हो, ना शेल्टर हो, ना क्लोथिंग हो, मतलब ना रोटी हो, ना कपड़ा हो, ना मकान हो, जब आपके पास ये तीनों चीज़ें, जो ये तीनों बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो ना हो, तो आप पुअर में आते हो। ठीक है, सो पुअर में कौन आता है, जिसको बेसिक चीज़ें नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है खाने को, कपड़ा नहीं है पहनने को, मकान नहीं है रहने को, सो वो लोग आते हैं पुअर में, मतलब उनको पुअर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो अभी हम आते हैं पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 पे आ जाओ आपकी एनसीईआरटी में। सो अगर मैं आपको बोलूँ पावर्टी क्या है, तो देखो पावर्टी बहुत कुछ है। देखो जैसे कि ये लाइन आपको ये टिक करनी है और लिखनी भी है। पेज नंबर 31 आपकी एनसीईआरटी पेज 31। पावर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पावर्टी का मतलब भूख और जगह की कमी होना। पावर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। पावर्टी का मतलब ये भी होता है जब आपके पास साफ सुथरा पानी नहीं है पीने का, सैनिटेशन फैसिलिटीज, आपके घर बाथरूम टॉयलेट नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। इसका मतलब ये भी होता है जब आपके पास एक रेगुलर जॉब नहीं है, भाई एक छोटा जॉब भी नहीं है, एक डिसेंट सा अच्छा जॉब नहीं है आपके पास। अबव ऑल, अगर हम सबको साथ में गिने पावर्टी क्या है, सो अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। ठीक है, इसका मतलब है जब आप हेल्पलेसनेस, मतलब आप एक तरह से निस्सहाय की तरह जीते हो, तो आप पुअर हो। ठीक है, सो पुअर कौन है, पुअर है जिसको जो भूखा है, जिसके पास रहने को जगह नहीं है, जिसके पास पीने को साफ पानी नहीं है, जिसके पास साफ सुथरा टॉयलेट बाथरूम नहीं है यूज़ करने के लिए, गरीबों के पास नहीं होता है, जिसके पास रेगुलर जॉब, मतलब छोटी मोटी रेगुलर एक डिसेंट सी जॉब नहीं है, और इन सब की वजह से वो असहाय हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, और उसको हम कहते हैं वो पुअर है। ठीक है, सो इस तरह से तो पुअर जो पावर्टी है वो हमारी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो महात्मा गांधी ने, अब हम नीचे आ जाते हैं पेज 31 पे ही, महात्मा गांधी हमेशा इंसिस्ट करते थे कि इंडिया ट्रूली इंडिपेंडेंट कब होगा, वो कहते थे इंडिया ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब उसके गरीब से गरीब लोग एकदम फ्री हो जाएंगे, मतलब ह्यूमन सफरिंग से फ्री, मतलब वो दुखों से, जो पावर्टी के दुखों से इंडिया के लोग फ्री हो जाएंगे, तो हमारा जो इंडिया है पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा। अच्छा, अब पावर्टी को सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं। सोशल साइंटिस्ट मतलब भाई
जो स्टडीज करते हैं, ठीक है, जो लोग इस तरह से विश्लेषण करते हैं, कुछ लोग नहीं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, तो साइंस की चीज़ों की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, सोशल एलिमेंट्स की स्टडी करने वाले कहलाते हैं सोशल साइंटिस्ट। पावर्टी सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से क्या है, ठीक है। उनके हिसाब से पावर्टी दो चीज़ों पे बेस्ड है, मतलब सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से जो पावर्टी दो चीज़ों पे बेस्ड है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पावर्टी इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। उनके हिसाब से पावर्टी दो चीज़ों पे बेस्ड है। सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से पावर्टी दो चीज़ों पे बेस्ड है। पहला सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? जो एक्सक्लूड करना मतलब निकाल देना, सोशल मतलब सोशली समाज से। तो हम क्या कर, मतलब आपने देखा ही होगा समाज में पुअर लोगों को, समाज में जैसे आप देखोगे तो गरीब होते हैं, तो गरीबों की हम बोलते हैं ना, गरीब की बस्तियां होती हैं, तो एक गरीब सब गरीबों के साथ ही रहेगा, ठीक है। तो उनको समाज एक्सक्लूड कर देता है। कभी आपने देखा है कोई गरीब बंगले के आजू बाजू रह रहा हो? हम लोग मतलब गरीबों की अलग से झोपड़ियां होती हैं, ठीक है। तो पावर्टी किस पे बेस्ड है? पावर्टी इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मतलब हम लोग उनको समाज से एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब वो अलग ही अपने ग्रुप में रहते हैं। एंड वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब जिसको सबसे ज्यादा खतरा हो, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जैसे कभी समझो अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो सबसे पहले कौन, मतलब किसकी डेथ हो सकती है? सो वल्नरेबल पुअर की होगी भाई। क्यों? क्योंकि पुअर का मकान एकदम कच्चा होगा या एकदम ढंग से नहीं बना होगा, तो उसका मकान सबसे पहले गिरेगा। मतलब देश में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले पुअर पे आएगी वो प्रॉब्लम, ठीक है। सपोज आर्थिक मंदी आई, बहुत बड़ी मंदी, भयानक मंदी आई, तो मंदी का सबसे बड़ा असर किस पे होगा? सबसे बुरा असर पुअर पे होगा। मतलब पुअर को, वैसे नॉर्मली पुअर मुश्किल से दिन के 2 टाइम का खाना खा पाता है, पर अगर सपोज मंदी आ गई, मंदी का मतलब जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, तो वो तो मतलब उसको तो 2 टाइम का खाना भी नहीं मिला, क्योंकि जब सब सही था तभी वो 2 टाइम का खाना। सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से पावर्टी इन दो चीज़ों पे बेस्ड है। पहला सोशल एक्सक्लूजन, हम लोग पुअर को सोशली एक्सक्लूड कर देते हैं, और वल्नरेबिलिटी, वो लोग सबसे ज़्यादा उनको खतरा होता है हर चीज़ का, ठीक है। अब देखो, अब हमने बोला पुअर होते हैं, ठीक है, पर पता कैसे लगे पुअर कौन? ठीक है, हमने कहा पुअर होते हैं, मैंने इतना भी बोला कि रोटी कपड़ा मकान ना हो तो वो पुअर, पर पता कैसे लगे कि पुअर कौन? तो उसके लिए, वो बताने के लिए हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने पावर्टी लाइन को डिफाइन किया हुआ है। पेज 31 पे ही पावर्टी लाइन, ठीक है। अगर आपको पता करना है पुअर कौन, मेथड एक निकाला हुआ है हमारी सरकार ने। A common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels, ठीक है। पावर्टी को मतलब कैसे डिफाइन किया है? इनकम के हिसाब से। मतलब अ कॉमन मेथड, देखो, A common method used to measure poverty is based on the income. अगर आपको पावर्टी को मेजर करना है तो कैसे मेजर कर सकते हो? इनकम के बेस पे, और कंजम्पशन लेवल, आप कितनी यूज करते हो इनकम, उसके बेस पे। तो a person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level, ठीक है, नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। मतलब सरकार ने एक मिनिमम लेवल बोला गया है, ठीक है, एक मिनिमम लेवल दिया गया है कि अगर इस मिनिमम लेवल से कोई कम कमाता है, भाई इतना मिनिमम लेवल है, अगर कोई इस मिनिमम लेवल से कम कमाता है तो वो पावर्टी लाइन के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, कभी किसी को पुअर कब बोलेंगे सरकार के हिसाब से? इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल, अगर उसका कमाई या उसका कंजम्पशन मतलब जो वो चीज़ें कंज्यूम कर रहा है
फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, मतलब उसका वो मिनिमम लेवल से भी नीचे जा रहा है, मतलब कमाई जो मिनिमम होनी चाहिए उससे भी नीचे जा रही है, और कंजम्पशन, भाई रोटी कपड़ा मकान, उसका कंजम्पशन मिनिमम लेवल से भी नीचे जाता है, तो हम कहते हैं वो पुअर है। ठीक है, अब यहाँ देखो, पावर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, पावर्टी लाइन गरीबी रेखा अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। ठीक है, सो भाई टाइम के हिसाब से भाई पहले जो गरीब थे, मतलब जो पहले ज़माने में, अगर आप कहो आगे के ज़माने में जो ठीक ठाक कमाते थे, आज शायद वो गरीब कहलाएं। ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से पावर्टी लाइन बदलती रहती है, गरीबी रेखा, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे टाइम के हिसाब से आगे बढ़ती जाते हैं, टाइम के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, तो गरीबी रेखा भी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, और प्लेस के हिसाब से भी गरीबी रेखा बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको प्लेस की बात कहूँ, मैंने आपको कहा टाइम और प्लेस, तो अब प्लेस में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका में, अगर अमेरिका में एक पर्सन, एक जने के पास अगर कार नहीं है, अगर किसी के पास कार नहीं है, तो उसे पुअर कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब आप उसको पुअर में, अमेरिका में कार ना होना मतलब आप पुअर हो। ठीक है, जबकि इंडिया में अगर आपके पास कार है तो आप तो सबसे बड़े लग्जरी, मतलब आप तो महान। ठीक है, सो जगह के हिसाब से भी पावर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है। सो इंडिया में क्या है, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियंस हैं। सो पावर्टी का इंडिया में क्या है, सो वाइल डिटरमाइनिंग द पावर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपको पावर्टी लाइन इंडिया में डिफाइन करनी है कि भाई पुअर है कौन है क्या है, तो अगर गरीबी रेखा निकालनी है इंडिया में, तो क्या लेना पड़ता है गरीबी रेखा निकालने के लिए, मिनिमम लेवल ऑफ, मतलब सबसे कम फूड रिक्वायरमेंट, सबसे कम कपड़े, सबसे कम फुटवेयर, सबसे कम फ्यूल, सबसे कम लाइट, सबसे कम एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, और रिक्वायर्ड आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। तो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है, गुजारा करना। ठीक है, तो मतलब गुजारा करने के लिए सबसे कम खाना, मतलब गुजारा मतलब जीने के लिए सबसे कम खाना, सबसे कम कपड़े, चप्पलें, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल, जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत सबसे कम होती है तो हम क्या कहलाते हैं, गरीब। ठीक है, तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस इन रुपीज़, मतलब जब पावर्टी लाइन निकाला जाता है तो ये सबसे कम में कम ये यूज़ होने वाली चीज़ें, और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है उनके रुपीज़ से, उनके कॉस्ट से, तो फिर पावर्टी लाइन हो गई। ठीक है, आजकल पावर्टी लाइन कैसे निकाली जाती है, सो द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पावर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। आजकल फूड के लिए, मतलब जो मिनिमम फूड की रिक्वायरमेंट को कैसे निकाला जाता है, मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, कैलोरी मतलब एक इंसान को एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को, सो अगर वो उससे कम कैलोरी लेता है तो वो पुअर है। तो इंडिया में कैसी है कैलोरी रिक्वायरमेंट, सो पेज नंबर 32 पे हैं हम। The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas। मतलब जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है इंडिया में जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है एक जने की एक दिन में, गांव में एक जने को एक दिन में 2400 कैलोरीज चाहिए, और अगर वो शहर में रह रहा है तो एक जने को एक दिन में 2100 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से इंडिया में डिफाइन किया गया कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब आप सोचोगे गांव में क्यों ज़्यादा है 2400 कैलोरीज है, और शहर में क्यों कम है 2100 कैलोरीज। तो कारण ये है कि गांव वाले ज़्यादा मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं, जबकि शहर वालों को कुछ काम धंधा नहीं होता है, पूरा दिन मोबाइल पे पड़े होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए उनको कम कैलोरीज चाहिए होती हैं। ठीक है, सो 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इज अर्बन एरियाज। ठीक है, तो इस तरह से हमारी भारत सरकार ने पावर्टी लाइन को डिफाइन किया गया। पहले तो एक तरीका है पावर्टी लाइन को डिफाइन करने का
कि सबसे कम रोटी, सबसे कम कपड़ा, सबसे कम मकान, सबसे कम जूते, सबसे कम फ्यूल, हर चीज़ का जब हम सबसे कम इस्तेमाल होता है हमारी लाइफ में जीने के लिए, तो हम कहते हैं हम पावर्टी लाइन के नीचे हैं। और अभी आजकल तो फूड को जब नापा जाता है कैलोरी के हिसाब से सरकार नापती है। तो कैलोरी के हिसाब से कैसे नापती है कि 2400 कैलोरी एक दिन में एक जने को चाहिए, रूरल में, और अर्बन में 2100 चाहिए। अगर इससे कम किसी को कैलोरी मिलती है तो वो गरीब है। ठीक है। सो अब इसके हिसाब से पावर्टी लाइन के हिसाब से तो हम हमारी बुक के हिसाब से पेज 32 फॉर द ईयर 2011-2012 the poverty line for a person was fixed at ₹816 per month for the rural areas and ₹1000 for the urban areas। ठीक है। सो 2011-12 में जब कैलकुलेशन हुई थी तो पावर्टी लाइन क्या फिक्स की गई थी? अगर एक इंसान एक महीने में 816 रुपये कमाता है तो वो गरीब है। अगर गांव में एक जना एक महीने में सिर्फ 816 रुपये कमा पाता है तो वो गरीब है। और अगर शहर में कोई जना 1000 रुपये कमाता है महीना तो वो गरीब है। ठीक है। तो इस तरह से गरीबी की मतलब 2011-2012 में ये डेफिनेशन दी गई थी कि अगर आप 816 भी महीने का नहीं कमा रहे हो गांव में, आप गरीब हो। अगर आप 1000 भी नहीं कमा रहे हो शहर में महीने का तो आप गरीब हो। ठीक है। सो तो इस तरह से। और दूसरा एक तरीका है, ये तो हमने एक दिन का एक महीने में अगर आप इतना नहीं कमा पाते हो, द ईयर पावर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज एक जना। ठीक है, एक जना। फॉर द ईयर 2000 द पावर्टी लाइन फॉर अ पर्सन एक जना। जब एक जना एक महीने में 816 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है। एक जना, हाँ, पूरी फैमिली नहीं, एक जना। और फैमिली के हिसाब से कैसे डिसाइड किया गया था? तो 2011-2012 में फैमिली के हिसाब से, ये एक जने के हिसाब से कि एक जना फैमिली का अगर एक मेंबर 816 रुपये महीना भी नहीं कमा पाता है तो गांव में गरीब है। और फैमिली का एक मेंबर 1000 रुपये भी नहीं कमा पाता है शहर में तो वो गरीब है। और पूरी फैमिली के लिए क्या बोला गया था? सो पूरी फैमिली के लिए क्या डिसाइड किया गया था? In this way, in the year 2011, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about ₹4080 per month will be below poverty line। अगर कोई पूरी फैमिली, सपोज पूरे 5 मेंबर्स की फैमिली, पूरी फैमिली मिलके खाली 4080 रुपये कमा रही है गांव में तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब आज के टाइम में 4080 रुपये, अगर ये 2011-2012 के हैं, हाँ, 2011-2012 के आंकड़े हैं कि अगर एक पूरी फैमिली पूरे महीने में सिर्फ 4080 कमाती है किसी गांव में तो वो बिलो पावर्टी लाइन है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। अगर कोई अर्बन एरिया में फैमिली है, समझो 5 जनों की फैमिली है, अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम ऑफ ₹5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर अर्बन एरिया में 5000 ही कमा रही है एक फैमिली महीने का तो वो भी BPL है, बिलो पावर्टी लाइन है। ठीक है। तो ये जो पावर्टी लाइन है ये 5-5 सालों में सर्वे किया जाता है, मतलब घर घर जाके पूछा जाता है। आपके घर पे आते भी होंगे कि आपके घर में कारें कितनी हैं, आपके घर में कमाने वाले कौन है, ऐसे पूछते हैं सर्वे करने वाले। तो ये सर्वे कौन कराता है भाई? टाइम टू टाइम हमें पता लगता रहे हमारे देश में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, क्या है हमारा देश का हाल। सो दीज सर्वेज आर कैरीड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्विस कौन कराता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO वाले कराते हैं। ठीक है। सो और अभी तो वर्ल्ड में दुनिया ने भी, मतलब जैसे हमारी भारत सरकार पावर्टी लाइन की डेफिनेशन देती है, वैसे ही वर्ल्ड बैंक, आपको पता होगा सारी दुनियाओं के ऊपर जो बैंक है वो वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी पावर्टी लाइन की एक डेफिनेशन दी है। उसने क्या दी है? सो मैनी इंटरनेशनल, यहाँ से टिक करें, मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पावर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक ने क्या एक्सेप्ट किया है? वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अगर आप
मिनिमम अगर आप $1.9 मतलब एक जना अगर एक दिन में $1.9 भी नहीं कमा पाता है तो वो गरीब है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने ऐसे गरीबी को डिफाइन किया है। सो मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे, मतलब एक दिन में अगर एक जने के पास खर्च करने को $1.9 भी नहीं है, इतना भी नहीं है, तो वो गरीब है, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक ने ऐसे डिफाइन किया है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कैलोरीज के हिसाब से भी डिफाइन किया, भाई फूड कैलोरीज के हिसाब से भी डिफाइन किया है और एक जने के हिसाब से भी डिफाइन किया है बिलो पावर्टी लाइन, और पूरी फैमिली के हिसाब से भी डिफाइन किया है बिलो पावर्टी लाइन, ठीक है। सो इस तरह से मतलब अलग अलग हमारे देश ने भी अलग पावर्टी लाइन की सीमा रखी है और वर्ल्ड बैंक ने रखा है कि $1.9, ये 2011 में 2011 में बोला होगा, अभी तो और भी बढ़ा है, ठीक है। महंगाई बढ़ी है तो अभी तो ये बढ़ा होगा और, ठीक है। सो अब हम करते हैं आगे बच्चों। अब हम पेज 32 पे पावर्टी एस्टिमेट्स देखते हैं। पावर्टी एस्टिमेट मतलब भाई इंडिया किस तरह से परसेंटेज बाई पावर्टी में परसेंटेज वाइज हम इंडिया का रेशियो देखेंगे। सो देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पावर्टी रेशियोज इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993-94 टू 37.2% इन 2004-2005। इंडिया में अगर पावर्टी की बात करें तो इंडिया में 45% लोग 93-94 में गरीब थे, मतलब 94 में 45% लोग गरीब थे और अब वो घट के 2004-2005 में वो घट के क्या हो गया 37.2%। और अभी भी 2011-2012 में ये गरीबी का आंकड़ा और कम हो गया 21.9%, मतलब इंडिया में अब धीरे धीरे जो है पावर्टी रेशियो कम हो रहा है, ठीक है। सो ये सब आपको टिक करना है कि भाई ये इस तरह से इंडिया में गरीबी का रेशियो कम हो रहा है। तो ये पेज 32 पे है। अब पेज 33 पे आते हैं। पेज 33 पे वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब वो ग्रुप्स जो पावर्टी जिनको जल्दी पुअर हो जाते हैं, भाई जल्दी मतलब पुअर ग्रुप्स आप बोल सकते हो वल्नरेबल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्टली वल्नरेबल टू पावर्टी और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स। मतलब अगर समाज के तौर पे अगर बात करो, समाज के तौर पे ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो भाई गरीबी की चपेट में जल्दी आ जाते हैं, तो वो हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। मतलब अगर समाज की बात करें भाई जैसे वो भाई इस तरह से होता है ना ब्राह्मण क्षत्रिय और इस तरह से होता है, तो अगर आप वैसा बात करें सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सबसे गरीब होने के चांसेस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों के हैं। और अगर आप इकोनॉमिक ग्रुप्स की पैसे की बात करें, गरीब अमीर की बात करें, पैसे के हिसाब से बात करें तो पैसे के हिसाब से अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें, द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। मतलब अगर आप पैसे की बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीब होने के वल्नरेबल मतलब सबसे ज़्यादा गरीब होने के चांसेस रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड। रूरल मतलब गाँव, एग्रीकल्चरल लेबर मतलब छोटी मोटी खेती बाड़ी करने वाले घर, हाउस होल्ड्स मतलब घर, और शहर में एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड मतलब अर्बन मतलब शहर, तो शहर में कैजुअल लेबर हाउस होल्ड मतलब शहर में जो छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है भाई, छोटे मोटे फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, छोटा मोटा काम, या तो भाई बूट पॉलिश कर लिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी कैजुअली लेबर करने वाले छोटे मोटे काम करने वाले लोग ये भी गरीबी की कगार पे रहते हैं। मतलब ये भी मतलब आप इनको भी गरीबी रेखा में ये लोग आते हैं। और हमारे इंडिया में अगर आप एवरेज बात करो, ठीक है, एवरेज अगर आप बात करो कि पावर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, सो अगर एवरेज बात करो सो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पावर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 22, ठीक है। तो अगर एवरेज बात करो बिलो पावर्टी लाइन की तो 22% लोग हैं। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स की बात करो, अगर मतलब आप समाज के हिसाब से, तो शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, सो 43% हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। 43 आउट ऑफ, ये सब आपको लिखना है कि इंडिया में एवरेज पुअर है 22%,
शेड्यूल ट्राइब 43% हैं, और सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो कैजुअल वर्कर्स हैं अर्बन एरिया में, मतलब शहरों में, 34% कैजुअल वर्कर्स बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, और 40% जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर हैं, मतलब जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है और खेती बाड़ी करते हैं, 40% वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, और 29% शेड्यूल कास्ट वाले हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो कौन कौन बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं? शेड्यूल ट्राइब में 43% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, 34% लोग जो कैजुअल वर्कर्स हैं अर्बन एरियाज में वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, 40% लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, भाई जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो 40% लोग आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, और 29% है शेड्यूल कास्ट में, वो भी बिलो पावर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे लोग जो हैं गरीबी सीमा के नीचे आते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर हम जातियों की बात करें तो SC ST भाई ये लोग गरीबी रेखा के जल्दी नीचे आते हैं, और अगर आप पैसे की बात करें तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स और कैजुअल लेबरर्स, जो कि शहरों में कैजुअल लेबरर्स छोटे मोटे काम करते हैं, वो लोग गरीबी रेखा के जल्दी नीचे आते हैं। तो डबल डिसएडवांटेज किसको रहता है ज़्यादा पुअर होने का? तो डबल डिसएडवांटेज मतलब डबल बदकिस्मती किसकी है? तो अगर डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ द scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। अब अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर भाई SC ST अगर भाई किसी के पास लैंड नहीं है और वो एग्रीकल्चरल लेबरर है, मतलब बिना लैंड का एग्रीकल्चरल लेबरर है, और वो SC ST का भी है, वो फुल गरीब होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होगी। तो ये दिखाता है कि हमारी इंडिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग एक तो समाज के हिसाब से भी हम उन लोगों को हैरान करते हैं, SC ST वालों को, और ऊपर से उनको इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, काम नहीं दिया जाता है या कुछ भी, तो इस तरह से उनको डबल डिसएडवांटेज मिलता है। एक तो ऑलरेडी भाई उनके वो गरीब हैं, और ऊपर से वो SC ST वाले हैं, तो उनको और प्रॉब्लम होती है सोशली। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा और कौन से हैं कि जिन्हें प्रॉब्लम है, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे आने की कगार पे हैं, और कौन होते हैं? इनके अलावा पुअर फैमिलीज में सब लोग होते हैं, मतलब वो सब गरीब होने के। और दूसरा है वुमन एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली, देयरफॉर वुमन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो मतलब अगर कोई गरीब फैमिली में है, तो गरीब फैमिली में सबसे गरीब में गरीब कौन होगा? वहाँ की औरत, बच्चे और बूढ़े। ठीक है, कैसे? तो जैसे अभी कोई ज़रूरत, समझो कोई बीमार पड़ा, तो अगर कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ा तो भी वो ऐसे ही चलाएंगे, औरत भी बीमार पड़ेगी तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे, बूढ़ा भी बीमार पड़ेगा तो खाली जब मर्द बीमार पड़ेगा तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आप देखो तो किसी गरीब फैमिली में, जो अगर आप गरीब से गरीब देखो, तो मतलब सबसे गरीब होने का सबसे बड़ा जिसको सबसे बड़ा खतरा है वो है वुमन, चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल। वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा वो लोग सफ़र करते हैं। पुअर फैमिलीज़ में सब सफ़र करते हैं, जो गरीब फैमिली वो सब सफ़र करते हैं, पर देखा जाता है बूढ़े लोग बीमार पड़ते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि उम्र है, वैसे भी भाई चला ही जाने वाला है, क्या ध्यान दें। औरत बीमार पड़ेगी तो भी बोलेंगे कि हाँ कि ये तो औरत है। इवन बच्चों पे भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, घर के मर्दों पे ही ध्यान दिया जाता है। मतलब सबसे गरीब, मतलब सामाजिक अगर हिसाब से देखो, समाज के हिसाब से देखो, तो समाज के हिसाब से भाई SC STs को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और अगर आप जेंडर के हिसाब से देखो, जेंडर वगैरह के हिसाब से देखो, तो औरतों को, वुमन और बाकी क्राइटेरियाज देखो तो बच्चे, बूढ़े, ये सब ज़्यादा पुअर होने के उसमें होते हैं, चांसेस होते हैं इनको। तो ये हो गई इंडिविजुअल की बात। ठीक है, अब स्टेट्स में, मतलब स्टेट में कौन पुअर है, मतलब स्टेट वाइज कौन सा राज्य पुअर है। सो पेज 35 पे देखते हैं। पेज 35 पे
ठीक है। सो पेज 35 पे देखते हैं। तो देखो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो बिहार और उड़ीसा सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स हैं। बिहार एंड उड़ीसा हमारे इंडिया के सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स हैं। बिहार 33.7% पुअर है वहाँ पे, और उड़ीसा में 32.6% पुअर है। ठीक है, तो इस तरह से ये पुअर स्टेट्स हैं बिहार एंड उड़ीसा, इनकी हालत बहुत ख़राब है। और इसके अलावा अलोंग विद रूरल पावर्टी अर्बन पावर्टी इज़ ऑल्सो हाई। तो यहाँ तो अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब उनमें शहर वाले भी गरीब हैं और गांव वाले भी गरीब हैं। ज़्यादा मतलब गरीबी का रेशियो ज़्यादा है। सो अलोंग विद रूरल पावर्टी, गांव में भी गरीब लोग बसते हैं, शहरों में भी गरीब लोग हैं। वहाँ वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? उड़ीसा, फिर से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। मतलब उड़ीसा और बिहार तो आ ही आ रहा है। ठीक है, उड़ीसा बिहार में सबसे ज़्यादा परसेंट है गरीबी का। कितना, मैंने फिर से बता रही हूँ, बिहार में 33.7% है और उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में है 32.6%। ठीक है, और गरीबी का रेशियो शहरों में और गांव में दोनों में इक्वल है। वो कौन कौन है? गांव और शहरों में दोनों में इक्वल है गरीबी को, मतलब दोनों जगह गरीब हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये चारों स्टेट्स में है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप गरीब कम कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो गरीब कम हैं, तो वो कौन से स्टेट्स हैं? सो देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पावर्टी इन, जो गरीब नहीं है, मतलब जो स्टेट्स अच्छे हैं, गरीब नहीं है, तो कौन है वो? केरला, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो ये सारे स्टेट्स हैं जो गरीब नहीं है, मतलब जहाँ पे अच्छा है, मतलब रहना अच्छा है। केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन सारे स्टेट्स में भाई गरीबी नहीं है, आप बोल सकते हो गरीबी कम है। कैसे इन स्टेट्स में गरीबी कम है? तो इनके कारण सुनो। तो देखो, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। पंजाब और हरियाणा में कैसे गरीबी कम है? पंजाब और हरियाणा में तो यहाँ पे गरीबी इसलिए कम है क्योंकि ये लोग शुरू से ही खेती बाड़ी पे फुल ध्यान देते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसके बाद भाई जब फसलें बहुत उगी इनके स्टेट्स में, तो भी बहुत ज़्यादा ये देश खुशहाल हो गए स्टेट्स। सो स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। ठीक है, सो ये पंजाब और हरियाणा। इसके बाद केरला क्यों गरीब कम है? सो केरला ने हमेशा से अपने ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान दिया, मतलब केरला ने हमेशा एजुकेशन पे, अपने लोगों की हेल्थ पे हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। तो केरला ने ह्यूमन रिसोर्स मतलब अपने जनता पे ध्यान दिया, उसकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो इसलिए भी केरला वहाँ पे गरीबी कम है। सो केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इसीलिए वहाँ पे गरीबी कम है। अब वेस्ट बंगाल में गरीबी क्यों कम है? सो वेस्ट बंगाल में इसलिए गरीबी कम है, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल में वहाँ पे मतलब लैंड रिफॉर्म मेजर्स लिए गए। लैंड रिफॉर्म मतलब ज़मीनें बांटी गई। कैसे बांटी गई? इक्वली बांटी गई, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ज़मीनों का। तो इसकी वजह से जो गरीब थे उनको भी थोड़ा लैंड मिला और वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। सो वेस्ट बंगाल में इन्होंने जो नए कानून बनाए लैंड रिफॉर्म के, भाई गरीबों को भी लैंड मिले, तो उसके हिसाब से जो वेस्ट बंगाल में है लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्यों गरीबी कम है? सो कारण है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब
बोलते हैं ना राशन मिलता है गरीबों को फ्री में, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स चलाया जाता है, मतलब कम दाम में या फ्री में राशन दिया जाता है गरीबों को। इस तरह से मतलब ऑब्वियसली उनके खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, आप खाना दे रहे हो, एक तो खाने में भी पैसे लगते हैं, तो इस तरह से। तो देखो सबसे पुअर स्टेट्स हैं बिहार और उड़ीसा, और भी कौन से पुअर स्टेट्स हैं बिहार उड़ीसा के अलावा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और जो अच्छे स्टेट्स हैं जहाँ पे गरीबी नहीं है वो कौन से हैं? वो है केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और ये सारे हैं। और इन सब ने कैसे गरीबी कम की है? तो केरला ने कम की है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बढ़ा के अपने लोगों पे ध्यान देके, पंजाब हरियाणा ने खेती बाड़ी पे ध्यान रखा, वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर्स, वे लैंड रिफॉर्म मेजर्स मतलब यहाँ पे भाई नए नए कानून लाए गए ज़मीनों को लेके, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब राशन से मिलता है और सस्ता मिलता है अनाज, तो लोगों का पैसा बचता है, ठीक है। ये हुआ किसकी बात? ये हुई हमारी इंडिया की बात, ठीक है। पहले हमने एक लोगों की बात की, ये हमारे स्टेट्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं दुनिया की, ग्लोबल में पावर्टी का सिनेरियो क्या है, ठीक है। एज पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर कोई defined by World Bank, the World Bank living on less than $1.90 per day has fallen from 35% in 1990 to 10. अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ मतलब जो कंट्रीज़ अभी भी डेवलप हो रही हैं, जहाँ पे पावर्टी है, तो उन्होंने बताया है, वर्ल्ड बैंक ने बताया कि वहाँ पे एक दिन में पहले $1.90 मतलब जो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे एक दिन में $1.90 भी नहीं कमा पाते थे लोग, हैज़ फॉलन फ्रॉम 35% इन 1990 टू 10.68, मतलब वहाँ गरीबी का रेशियो इतना कम हो गया है। सो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पावर्टी, मतलब वो कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो वो क्या हो गया है? हैज़ फॉलन फ्रॉम 35% इन 1990 टू 10.68% इन 2013। मतलब पहले इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में गरीबी का रेशियो 35% था 1990 में, अब वो गरीबी का रेशियो घट के 10.68%, अब मतलब इतने ही लोग परसेंट गरीब हैं, ठीक है। इस तरह से और ये मतलब ओवरऑल ग्लोबल बात हो रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ जो गरीब हुआ करती थी जिनके, तो वो अब गरीबी कम हो रही है। अगर हम कंट्रीज़ के नाम लें तो पावर्टी डिक्लाइन इन चाइना एंड साउथ एज ए रिजल्ट ऑफ सबसे जो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी, वो पहले बहुत गरीब हुआ करती थी, पर धीरे धीरे वो गरीबी उनसे कम होती गई। देखो, Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. पहले चाइना क्योंकि उसकी संख्या भी इतनी ज़्यादा थी, तो चाइना भी गरीबी की लिस्ट में आगे आती थी, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ठीक है, जो एशिया की साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो भी गरीबी की लिस्ट में आगे आती थी, जैसे अफ्रीका वगैरह हुए। तो अब क्या हुआ? अब वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, मतलब अब थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, और अब वहाँ के लोग ह्यूमन रिसोर्स पे, जैसे केरला ने ध्यान दिया भाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, लोगों को एजुकेशन दी। तो इस तरह से चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ धीरे धीरे पावर्टी के उससे जाल से आगे बढ़ी हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, तो नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैव कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 to 14.7% in 2008 to 1.9% in 2013। तो चाइना में देखो किस तरह से ट्रेंड गिरा है। कैसे? चाइना में पहले 88.3% थे 1981 में, फिर 14.7% हुए 2008 में, और अब 1.9% ही है, मतलब गरीबी इस तरह से कम हुई है। और अगर आप हमारे हमारे एशिया की बात करें, सो इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सारी कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया कंट्रीज़ की बात करें,
इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ ऑल्सो बीन रैपिड। यहाँ पे भी गरीबी जल्दी जल्दी कम हो रही है, ठीक है। सो कैसे कम हो रही है, हैज़ ऑल्सो बीन रैपिड फ्रॉम 54 to 15%। पहले यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज़ में गरीबी 54% थी, अब वो 15% हो गई है, ठीक है। सो इस तरह से गरीबी कम हो रही है, ठीक है। अगर हम अफ्रीका, अच्छा अब अफ्रीका आया, मैंने पहले साउथ एशियन कंट्रीज़ में अफ्रीका बोल दिया था, साउथ अफ्रीका नहीं था, वहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी, सॉरी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भाई गरीबी कम हो रही है, अफ्रीका अब आया, ठीक है। सो अफ्रीका क्या है, इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी, इनफैक्ट वहाँ वो भी बहुत ही पुअर कंट्री थी, अफ्रीका वॉज अ वेरी पुअर कंट्री, तो वहाँ सो इन सब सहारन अफ्रीका द पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 54% इन 1990 to 41% इन 2013, ठीक है। सो इस तरह से अफ्रीका में जो बहुत ही पुअर कंट्री थी, कितना रेशियो था, 54%, मतलब आधे से ज़्यादा जनता पुअर थी वहाँ पे, अब वो 41%, पर अभी भी वो गरीब तो है ही, ठीक है। 41% अभी भी गरीब तो है ही, ठीक है। और लैटिन अमेरिका में भी ये रेशियो गिरा है, ठीक है। सो सबसे गरीब नेशन आप बोल सकते हो, कंट्री अफ्रीका बोल सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से भाई ये देशों का हाल है, ठीक है। सो मैंने आपको थ्रू आउट जितनी भी आज पॉइंट्स टिक कराई, आपको सारी की सारी पॉइंट्स अच्छे से लिखनी है, ठीक है। सो अच्छा यहाँ देखें, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये देखो गरीब देशों, मतलब भाई किसी देश में पावर्टी कंपेयरिंग अमंग सम सिलेक्टेड पावर्टी, इन सब कंट्रीज में पावर्टी को कंपेयर किया गया कि कहाँ कितने पुअर हैं। सो नाइजीरिया में 53 पॉइंट, सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में 53.5% पुअर हैं। सारी अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में पावर्टी बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में 18.5%, इंडिया में 21.2% है, पाकिस्तान, फिर चाइना, ये सब पुअर जो हैं, पुअर पीपल के रेशियो दिए हुए हैं सारी कंट्रीज़ में, ठीक है। सारी कंट्रीज़ में ये दिए हुए हैं पुअर पीपल के रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे भी जो सर्वे किया गया है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ सारा सर्वे किया गया है इन देशों का, हमारे देशों का नहीं, ये हमारे सारे जो राज्यों का सर्वे है। तो इसमें देखो बिहार है, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है 33.7%, फिर उड़ीसा में 32.6%, असम तीसरा नंबर है 31.9%। इससे हमारा गुजरात देखो 16.6% गरीब है, और देखो केरला में सबसे कम 7.1, ठीक है। केरला सबसे अच्छा शहर, अच्छा स्टेट है, और हमारा गुजरात बीच में आता है, ठीक है। सो इस तरह से ये गरीबी की हालत है हमारे देश में, ठीक है। और तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और इवन यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, पेज नंबर 33 पे भी एक ग्राफ दिया हुआ है। सो ये ग्राफ क्या दिखाता है, ये ग्राफ दिखा रहा है कि भाई हर 100% में, तो देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी हैं, 43% हैं, फिर शेड्यूल्ड कास्ट है 29% गरीब हैं। एवरेज इंडिया में 22% पावर्टी है, और एग्रीकल्चर लेबर्स 34% हैं, और कैजुअल लेबर्स भी 34% हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये पावर्टी है ग्रुप्स में, ठीक है। सो आज हमने जितनी भी पॉइंट्स डिस्कस की, सारी जितनी भी हमने शुरू से एंड तक हमने पॉइंट्स डिस्कस की, वो सारी की सारी आपको लिखनी है, ठीक है। सो यहाँ से देखें, हमने पॉइंट्स डिस्कस करना चालू किया था, पेज नंबर 31 से चालू किया था। सो यहाँ से, ठीक है, फिर ये है, फिर ये, ठीक है, इसके बाद यहाँ था, फिर ये 32 पे था, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स मैंने टिक कराई थी उस टाइम, अंडरलाइन की थी, ठीक है, वो सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है और आपको प्रिपेयर करनी है, मेरे को लिख के व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये पेज नंबर 33 पे पॉइंट्स थी, ये पेज नंबर 34 पे,
ये है पेज नंबर 35 पे सारी पॉइंट्स, ठीक है। पेज नंबर 35 पे है ये, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में ये पेज नंबर 36 पे, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है। सो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने अभी देख लिया कि देशों का क्या हाल है, ठीक है। हमने देखा लोगों का क्या हाल है, हमने देखा स्टेट्स का क्या हाल है, और हमने फाइनली देखा देशों का क्या हाल है। सो राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड सेंड मी ईच एंड एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप। एक एक पॉइंट अच्छे से लिखना, मेक पॉइंट्स प्रॉपरली, अच्छे से, एक पैराग्राफ वाइज मत लिखना, पॉइंट वाइज ही लिखना, ठीक है। चलें, थैंक यू।